हेलो बच्चों, आज हम लोग जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था उसके आगे पढ़ेंगे। उसके आगे वाला जो टॉपिक है हमारा लवण है। क्या है बाबू? हमारा लवण है। तो चलिए देखा जाए कि आखिर लवण क्या होता है। हमारा ये लवण जो है, इस लवण को हम क्या कहते हैं, लवण को हम परिभाषित कैसे करेंगे, इस चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। इस चीज सारी चीजों के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लवण। क्या स्टार्ट करेंगे? लवण स्टार्ट करेंगे बाबू। लवण 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 स्टार्ट करेंगे। लवण होता क्या है बाबू? लवण का अर्थ क्या होता है? देखो, लवण कहा जाता है लवण के बारे में कि यदि अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे लवण कहा जाता है। या इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान जिस पदार्थ का निर्माण होता है उसे लवण कहा जाता है। मैंने क्या बताया लवण के बारे में? लवण के बारे में मैंने बताया बाबू कि जब अम्ल तथा क्षारक अभिक्रिया करता है, क्या मैंने बोला? ऐसी अभिक्रिया, ऐसी अभी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर, क्षारक से अभिक्रिया कर, अभिक्रिया कर जिस पदार्थ अभिक्रिया कर जिस पदार्थ का निर्माण करता है, पदार्थ का निर्माण करता है, निर्माण करता है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू? उसे लवण कहते, उसे लवण कहते। लवण मैंने क्या बताया? लवण मैंने बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर जिस पदार्थ का निर्माण करता है उसे हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे उदाहरण में बाबू, अगर उदाहरण में मैंने लिया, उदाहरण में मैंने मान के चलो लिया HCl, मैंने क्या लिया? HCl लिया, और इस HCl का अभिक्रिया मैंने NaOH से करा दिया, NaOH से करा दिया, यानी कि अम्ल का अभिक्रिया मैंने क्षारक से करा दिया। तो अम्ल का अभिक्रिया जब हम क्षारक से कराएंगे ना बाबू, तो ये सोडियम जो है ये Cl से अभिक्रिया कर लेगा और बनाएगा तुम्हारा NaCl और उसके साथ जल का निर्माण करेगा। तो ये जो पदार्थ बना है, इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं बाबू? इस पदार्थ को हम लवण कहते हैं। इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अगर दूसरा हम उदाहरण देखें, दूसरा क्या है? अगर हम H2SO4 है बाबू, H2SO4 प्रबल H2SO4 लिया, इसको मैंने NaOH से अभिक्रिया कराया तो ये क्या बना? Na2SO4 प्लस जल का निर्माण करता है। ये जो पदार्थ है ना बाबू, ये पदार्थ तुम्हारा लवण है। ये भी पदार्थ क्या है? तुम्हारा लवण है। ये भी पदार्थ क्या है? लवण। तो लवण क्या करता है? क्या कहता है कि जब भी अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है, तो अम्ल क्षारक से अभिक्रिया जब करता है तो जिस पदार्थ का निर्माण करता है उस पदार्थ को हम कहते हैं लवण। उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। आगे वाला हमारा टॉपिक क्या है? आगे वाला जो हमारा टॉपिक है ना बाबू, वह है लवण का गुण। लवण का क्या है? गुण। लेकिन लवण के गुण से पहले हम लोग लवण के फैमिली ऑफ साल्ट देखेंगे। फैमिली ऑफ साल्ट यानी कहने का यह अर्थ है कि लवणों का भी कुछ प्रकार परिवार होता है, फैमिली होती है।
तो वो कौन कौन से लवण के फैमिली यानी कि लवणों के परिवारों के बारे में हम कैसे अध्ययन करेंगे, इन सारे चीजों के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लवण के गुण से पहले हम क्या करेंगे, लवण के फैमिली के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि लवण की फैमिली कौन कौन सी होती है, लवण का परिवार कैसा होता है बाबू। यहां पे क्या पढ़ना है, लवणों का परिवार, लवणों का लवणों का परिवार। आखिर लवणों के परिवार में क्या कहा जाता है, फैमिली ऑफ साल्ट। देखो लवणों का परिवार दो तरह से बांटा जाता है। लवणों का परिवार कितने तरह से, दो तरह से बांटा जाता है। पहला क्या है, पहला जो तुम्हारा है, पहला तुम्हारा क्या है, तुम्हारा जो पहला है ना लवणों के परिवार, किसके आधार पे, यहां पे पहले लिख देता हूं कि लवणों का परिवार दो आधारों पे बांटा जाता है। यहां पे लिखता हूं लवणों का परिवार दो तरह से बांटा जाता है, बांटा जाता है। क्या है पहला, पहला जो है लवणों के परिवार में कहता है कि धातु के आधार पर और दूसरा जो है यौगिक आयनों के आधार पे, यौगिक मतलब कि कंपाउंड आयन यानी यौगिक आयन के आधार पर। ठीक है बाबू, आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। कहने का ये अर्थ है कि जब भी धातु के आधार पे देखेंगे तो क्या होगा, लवण क्या होगा, और यौगिक आयनों के आधार पे देखेंगे तो लवण कौन कौन सा होगा। पहला चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं, पहला हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्या है, हमारा पहला है धातु के आधार पे, धातु के आधार पर। एक चीज बता देता हूं बाबू कि जब भी धातु के आधार पे हम लवण का प्रकार बताएंगे, when you can describe on the basis when you describe the salt on the basis of the metal, then how can you derive, यानी कहने का ये अर्थ है कि जब भी हम लवण को धातु के आधार पे दिखाएंगे तो किन किन प्रकार के धातु के लवणों का निर्माण होगा। देख लो जितने भी धातु हैं उन धातुओं से बने लवणों को उस धातु के नाम से दिखाया जाता है। जैसे पहला, अगर मैं पहला लिखूं सोडियम लूं, मैंने क्या लिया, सोडियम। सोडियम को हम किससे दिखाते हैं, हम दिखाते हैं Na से। किससे दिखाते हैं, Na से। तो सोडियम ये जो है, तो इस सोडियम से बने हुए लवणों को हम सोडियम लवण कहते हैं। क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे सोडियम लवण। हम क्या कहेंगे, सोडियम लवण, सोडियम लवण कहेंगे। ठीक है, तो सोडियम लवण में जैसे पहला हम उदाहरण इसका सोडियम लवण का देखे तो हमने पहला देखा NaCl। NaCl क्या है, ये कैसे बनता है, तो जब भी Na के साथ NaOH के साथ HCl अभिक्रिया करता है तो तुम्हारा बनता है NaCl और उसके साथ जल का निर्माण होता है। तो ये क्या है तुम्हारा NaCl। अगर दूसरा देखा जाए NaCl के बाद दूसरा देखा जाए KCl, सॉरी NaCl के बाद अगर देखा जाए Na2CO3, तो ये क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी एक प्रकार का लवण है। तीसरा क्या हो जाएगा, Na2SO4, Na2SO4। चौथा क्या हो जाएगा, NaNO3, चौथा क्या हो जाएगा, चौथा का पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा Na3PO4। ये सब क्या है, इसके आगे मैं आधे लिख देता हूं, ये सब है सोडियम लवण। अगर वही इसका दूसरा हम देखें पोटेशियम लवण, पोटेशियम तत्व है, पोटेशियम क्या है, एक प्रकार का तत्व है, और उस पोटेशियम तत्व के आधार पे भी जो भी पोटेशियम से बने लवण होते हैं और उन लवणों को हम क्या कहते हैं, पोटेशियम लवण कहते हैं। यानी क्या कहेंगे, पोटेशियम पोटेशियम लवण।
पोटेशियम लवण जो होता है क्या क्या होता है? पोटेशियम लवण जो उदाहरण में अगर इसको देखेंगे हम, उदाहरण में देखो, उदाहरण में इसको पोटेशियम से बने हुए लवण, तो पहले देखा जाए KCl, ये भी एक प्रकार का पोटेशियम से बना हुआ लवण है। दूसरा KBr, तीसरा KBr के बाद KI, ये भी तुम्हारा है। K2CO3 भी है, K2SO4 भी है, आगे क्या है KNO3 भी है। आगे क्या है तुम्हारा, आगे अगर देखा जाए तो K3PO4 भी है, K3PO4 भी है, K3PO4 भी है, PO4 भी है, इसके आगे आदि। ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा जो है पोटेशियम लवण है। इसके आगे बहुत सारे लवण आएंगे, ये पोटेशियम सोडियम की ही बात नहीं है। तुम्हारा पोटेशियम सोडियम के बाद तुम्हारा कैल्शियम आएगा, मैग्नीशियम आएगा, जिंक आएगा, आयरन आएगा। ये जितने भी तत्व हैं, इन जितने भी तत्वों से बने हुए जो लवण होंगे उनके नाम के आधार पर हम नाम को लिख देंगे और उसके आगे लवण लिख देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, धातु के आधार पर लवणों का प्रकार हो जाएगा। यानी कि जो भी लवण है, लवण का परिवार में धातु के आधार पर लवण के परिवार को बांटा जाता है और यौगिक आयनों के आधार पे। अब चला जाए दूसरा, इसके आगे हम देखा जाए यौगिक आयन के आधार पे। दूसरा क्या देखा जाए, यौगिक आयन के आधार पे देख लिया जाए। दूसरा जो है यौगिक आयन के आधार पे, यौगिक आयन के आधार पर, यौगिक आयन के आधार पे देखा जाए बाबू, तो देख लो, सबसे पहले स्टार्ट देख लो कि यौगिक आयन होते कौन कौन से, यौगिक आयन होते कौन कौन से हैं, यौगिक आयन होते कौन कौन से बाबू, उसको ध्यान दो। जो भी यौगिक आयन होते हैं तुम्हारा देख लो, पहला जो होता है CO3, इसको -2, इसकी संयोजकता क्या होती है, -2, इसको हम कार्बोनेट बोलते हैं, कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। दूसरा SO4, ये -2, ये क्या है, सल्फेट आयन। तीसरा क्या है, NO3 पर -1, यानी क्या है, नाइट्रेट आयन। NO3 के बाद तुम्हारा क्या है, तुम्हारा SO3, तुम्हारा है आगे वाला टॉपिक CH3, COO-, इसको बोलते हैं एसीटेट आयन। अगर आगे देखा जाए CH3COO के बाद तुम्हारा आगे वाला जो है PO4 है, PO4, इसके पास -3 आयन होता है, इसको हम फास्फोरिक आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फास्फोरिक आयन। आगे भी होता है, बहुत सारे हैं तुम्हारा, आगे भी होता है, इसके आगे में आगे लिखते हैं। ये तुम्हारा यौगिक आयन है, तुम्हारा कार्बोनेट आयन है, सल्फेट आयन है, नाइट्रेट आयन है, एसीटेट आयन है, तुम्हारा फास्फेट आयन है, फास्फोरिक आयन है, या फास्फेट आयन भी कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, फास्फेट आयन, फास्फेट आयन बोला जाता है। ठीक है बाबू, फास्फेट आयन बोला जाता है। ये फास्फेट आयन में जैसे मैं उदाहरण में लूं बाबू, उदाहरण में मैं लूं, जैसे पहला अगर लूं, पहला उठाओ कार्बोनेट। तो ये जो कार्बोनेट है ना बाबू, इस कार्बोनेट से जो भी पदार्थ, जो भी लवण बनेगा, इस कार्बोनेट से जो भी लवण बनेगा उसको हम कार्बोनेट लवण कहेंगे, कार्बोनेट लवण कहेंगे। यानी कहने का ये अर्थ है कि कार्बोनेट से जितने भी लवण बनेंगे वो कार्बोनेट लवण होंगे। इसका कुछ उदाहरण भी है, जैसे देखो, अगर Na
HCl चाहे H2CO3 H2CO3 जब भी मान के चलो तुम्हारा NaOH से अभिक्रिया करता है तो ये कार्बोनिक अम्ल है। ये क्या कौन सा अम्ल है? कार्बोनिक, पता ही होगा आपको। तो जब भी कार्बोनिक अम्ल से सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करेगा, बना लेगा Na2CO3 और उसके साथ जल का निर्माण करेगा। यहाँ पे देखो इस कार्बोनेट आयन से सोडियम कार्बोनेट बना है, यानी कहने के ये सोडियम कार्बोनेट क्या है? कार्बोनेट लवण है। क्या है बाबू? ये कार्बोनेट से जो भी लवण बनेगा वो कार्बोनेट लवण होगा। तो ये बहुत सारे उदाहरण इसमें आ जाएंगे, जैसे उदाहरण में Na2CO3 ये हो जाएगा, K2CO3, CaCO3 के बाद तुम्हारा MgCO3, इसके आगे आदि, इसके आगे आदि। ये जितना भी पदार्थ है तुम्हारा कार्बोनेट लवण है। अगर इसका हम दूसरा अगर भाग देखें, दूसरा अगर उठाए, अगर हम मान के चलो सल्फेट उठाए, ये क्या उठा लिए? सल्फेट लवण, इसको हम क्या कहेंगे? सल्फेट लवण। तो सल्फेट लवण का भी कुछ उदाहरण है, जैसे तुम्हारा हो जाएगा Na2SO4, CaSO4, MgSO4। ये सब जितना भी पदार्थ है ना, इसके आगे मैं आदि लिख देता हूं, ये सब जितना भी पदार्थ है तुम्हारे सल्फेट, यानी कि अगर नाइट्रेट रहेगा तो नाइट्रेट लवण, एसीटेट रहेगा तो एसीटेट लवण, तुम्हारा अगर फास्फेट रहेगा तो फास्फेट लवण। तो ये तुम्हारा था कुछ उदाहरण, ये लवण के परिवार का था। तो लवण के परिवार को हम दो तरह से बांटते हैं, कौन कौन के आधार पे? धातु के आधार पे और किसके आधार पर? यौगिक आयनों के आधार पर। ये तुम्हारा जो है तुम्हारा लवणों का परिवार है। क्या है बाबू? लवणों का परिवार है। तो लवणों के परिवार के बाद आते हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक पे, जिसका नाम है लवण का गुण। क्या है बाबू? लवण का गुण है। तो लवण के गुण को हम कैसे देखेंगे? इन सारी चीजों को ध्यान दिया जाए। लवण का गुण है, क्या है? लवण का गुण। देखिए लवणों का हम क्या पढ़ना था? अब हमें था लवणों का गुण पढ़ना। लवण का गुण क्या क्या होता है? देखो लवण के गुण को पढ़ने के लिए हम क्या किया जाता है, सबसे पहले जानो कि लवण क्या है। अच्छा, घर पे नमक खाते ही होगे आप लोग, नमक आप लोग दबा के सब्जी में डालते होगे, अगर कोई चीज बनाना हो उसमें भी डालते होगे। तो लवणों के गुण में आखिर हमें देखना क्या है? इसके गुण यानी कि इसकी विशेषताओं के बारे में हमें देखना है। तो इसका विशेषताएं कौन कौन सा है, थोड़ा देखो। पहला क्या है? कहता है कि लवणों के पास आयनिक गुण होता है। आयनिक गुण होता है। क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। कहा जाता है कि लवणों के पास आयनिक गुण होता है क्योंकि आयन मौजूद होते हैं। यानी कि लवणों के पास आयनिक गुण होता है। अब क्यों होता है मैंने बताया, क्योंकि इस लवण में आयन मौजूद होते हैं। क्योंकि आयन क्या होते हैं? लवणों में आयन मौजूद होते हैं। अगर दूसरा देखा जाए, दूसरा लवणों के गुण में, तो कहता है कि लवण एक ऐसा पदार्थ होता है बाबू जिसके जो ब्रिटल होता है, भंगुर होता है, हार्ड होता है, कठोर होता है और क्रिस्टलीन ठोस होता है। तीन चीज मैंने बताया कि लवण क्या होता है? कठोर होता है या भंगुर होता है, भंगुर के साथ साथ तुम्हारा हार्ड कठोर होता है। तुम्हारा अगर देखा जाए लवणों के गुण में दूसरा चीज कहता है बाबू कि लवणों के पास भंगुरता का गुण होता है, भंगुरता के बाद इसके पास कठोरता का गुण होता है, तथा ये क्रिस्टलीन ठोस भी होता है। ये क्या होता है? क्रिस्टलीन ठोस, यानी कि लवण के पास भंगुरता कठोरता तथा क्रिस्टलीन ठोस होता है। क्रिस्टलीन ठोस होता है।
क्रिस्टलीन ठोस होता है, यानी कि लवण के पास भंगुरता का गुण होता है, कठोरता का गुण होता है, और ये इसके पास क्रिस्टलीन ठोस का भी गुण होता है। अगर तीसरा देखा जाए, जो भी लवण होता है बाबू, लवण में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है, यानी कि लवण विद्युत का कुचालक होता है। अगर लवण तुम्हारा मेल्टिंग अवस्था में है तब तो विद्युत प्रवाहित होगा, लेकिन जब लवण ठोस अवस्था में रहेगा तो उसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। इसको घर पे ट्राई मत करिए, ये हानिकारक आपके लिए हो सकता है। कहने का ये अर्थ है कि जो भी लवण है उस लवण के पास विद्युत का कुचालकता का गुण होता है, यानी कि लवण विद्युत का कुचालक होता है। लवण विद्युत का कुचालक होता। आगे क्या है हमारा, आगे बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आगे जो हमारा है बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बाबू, तो उस टॉपिक को हम ध्यान में देखेंगे। क्या है, जो भी हमारा लवण होता है ना बाबू, चौथा, जो भी हमारा लवण होता है उसका रंग जो होता है सफेद होता है, और उसका जो स्वाद होता है नमकीनी होती है, साल्टी होती है, नमकीनी जो नमकीन टाइप सा होता है, यानी साल्टी होता है, नमक के स्वाद के जैसे होता है। यानी कहने का ये अर्थ है कि लवण का स्वाद, लवण का स्वाद, कह सकते हैं कि लवण सफेद होता है, तथा स्वाद क्या होता है बाबू, तथा स्वाद तुम्हारा नमकीन होता है, नमकीन होता। इसको समझ में आना चाहिए ये सारी चीजें। चौथा, तो ये तुम्हारे लवण के कुछ गुण है, 4 गुण मैंने लिखा। पहला लिखा कि लवण के पास आयनिक गुण होता है, क्योंकि लवण में आयन मौजूद होते हैं। अगर दूसरा देखेंगे कि लवण के पास भंगुरता, कठोरता तथा क्रिस्टलीन ठोस का गुण होता है। तीसरा, लवण विद्युत का कुचालक होता है। चौथा, लवण का रंग जो होता है सफेद होता है, तथा स्वाद नमकीन होता है। आगे हमारा टॉपिक क्या है बाबू, आगे हमारा है पाप टेस्ट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ये मैं तुम्हारे फर्स्ट चैप्टर में बताया भी हूं, लेकिन मैंने उसको पॉप टेस्ट के आधार पे नहीं बताया था, आपको नहीं बताया था कि वो पॉप टेस्ट है। तो आखिर ये पॉप टेस्ट को कैसे समझेंगे, ये क्या है तुम्हारा, तो थोड़ा रंग बदला दो। पॉप टेस्ट क्या है इसको ध्यान में देखेंगे। इसको पॉप टेस्ट को हम लोग लिखेंगे, पॉप टेस्ट एक प्रकार का, इसको पॉप साउंड टेस्ट भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पॉप साउंड टेस्ट, पॉप साउंड टेस्ट भी बोला जाता है। तो इस पॉप साउंड टेस्ट के आधार पे हम बांटेंगे कि आखिर ये क्या है बाबू, ये क्या कहता है, पॉप साउंड टेस्ट क्या होता है, थोड़ा ध्यान में दो। देखो, अगर मान के चलो उदाहरण, थोड़ा हमें उदाहरण लेकर हम इसे समझाएंगे। अगर मान के चलिए सोडियम मैंने लिया, इसके साथ HCl का अभिक्रिया मैंने करा दिया, और जब भी हम HCl के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना तो ये बन जाएगा NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl, और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ये तो पता होगा ना बाबू, ये तो अम्ल के गुण में बताया हूं कि अगर कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो धात्विक लवण प्लस हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको हम कैसे पहचानेंगे, ये कैसे पहचानेंगे बाबू, इसको हम कैसे पहचानेंगे। देखो उदाहरण, अगर हम इसको अगर दो पात्र लेते हैं, एक पात्र मैंने ये लिया और एक पात्र मैंने ये लिया। इस पात्र को थोड़ा बढ़िया से ऐसे, इस पात्र में मैंने एक पदार्थ लिया जिसका नाम है सोप सॉल्यूशन, यानी साबुन का विलयन, साबुन का विलयन लिया। और इसमें मैंने क्या लिया, HCl लिया। क्या लिया, HCl। इसमें इस पात्र में मैंने क्या लिया, HCl लिया। इस HCl में सोडियम को डाल दिया। इस HCl में ये क्या है तुम्हारा, HCl है। क्या है तुम्हारा, HCl है। इस HCl में सोडियम को डाल दिया, सोडियम के टुकड़े को। तो ये HCl में
तुम्हारा जैसे ही सोडियम पड़ेगा ये बन जाएगा NaCl और उसके साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो जब हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो ये कहीं ना कहीं से निकलेगा ही, यहाँ इस पात्र से निकलेगा और इस पात्र से निकलने के बाद अपना रास्ता बनाएगा। और हमने क्या किया, इस पात्र को लाकर इस साबुन के विलयन में डाल दिया। जैसे ही इसमें निकलेगा बाबू, जैसे ही ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा कुछ इस प्रकार निकलेगा और इस पाइप नुमा रास्ते से निकलेगा, आएगा और निकल जाएगा। इससे निकलेगा क्योंकि गैस की खासियत होती है, क्योंकि उसके पास तरलता का गुण होता है, ये प्रवाहित होकर आके कहीं से निकल जाएगा, जहां ये छेद है वहां से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे ही निकलेगा साबुन के विलयन से बबल्स निकलने, बुलबुले निकलने लगेंगे। इस बुलबुले के बाद जैसे ही हम मैच स्टिक लेकर जाते हैं, क्या लेकर जाते हैं, मैच स्टिक यानी माचिस की तिल्ली लेकर जाते हैं, ये जो बबल्स होता है पॉप साउंड निकालता है, पॉप साउंड। अब पॉप साउंड यानी धड़ाक धड़ाक धड़ाक, एटम बम फटता ही है उस प्रकार के आवाज को निकालता है। यानी ये कहने का ये अर्थ है कि जरूर ये जो बबल्स है, बुलबुला जो है, ये जरूर आपका हाइड्रोजन गैस से बना है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस कहता है कि मैं हाइड्रोजन गैस तभी हूं जब मेरे पास पॉप साउंड की आवाज है, क्योंकि पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस के पास होता है। हाइड्रोजन गैस के पास क्या होता है, पॉप साउंड होता है। तो क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि पॉप टेस्ट एक प्रकार का ऐसा टेस्ट है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन किसी धातु को अम्ल से अभिक्रिया करा के जो हाइड्रोजन गैस निकलता है, उस हाइड्रोजन गैस को पहचानने के तरीके को हम क्या कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। यानी हाइड्रोजन गैस को पहचानते किस टेस्ट के माध्यम से, हम पहचानते हैं पॉप टेस्ट के आधार पे पहचानते हैं। इसको पूरी तरह से समझ में आना चाहिए, आप लोगों को पूरी तरह समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तुम्हारा जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है। इसको समझने के लिए हम क्या लेते हैं, दो पात्र। आप लोगों को मैं पिछले क्लासेस में अम्ल के रासायनिक गुण में बताया भी था कि आखिर तनुकरण बनाने में, यानी कि अम्ल को तनु बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। हमें अम्ल को जल में डालना चाहिए या जल को अम्ल में डालना चाहिए। तो मैंने बताया था कि अम्ल को थोड़ा थोड़ा करके जल में डालकर तनु बनाना चाहिए। तो आखिर जब जल में अम्ल पड़ जाता है तब क्या होता है, देखो हम दो पात्र लेते हैं। एक पात्र मैंने ये लिया और एक पात्र मैंने ये लिया। इस पात्र में मैंने जल लिया, इस पात्र में मैंने क्या लिया बाबू, इस पात्र में मैंने जल लिया, इस पात्र में मैं भी जल लिया। जल लिया। इस पात्र में, दोनों पात्रों में मैंने जल लिया, ये भी जल है और ये भी जल है। इस दोनों पात्र में मैंने क्या किया बाबू कि इस पात्र में मैंने अम्ल को डाल दिया, कोई अम्ल ले लिया। अम्ल में मैंने कौन सा अम्ल लिया, मान के चलिए मैं इस पात्र में अम्ल में HCl लिया। क्या लिया, HCl। और इस पात्र में मैंने क्षारक लिया। क्या लिया, क्षारक। इसमें क्षारक लिया, जो क्षारक है, क्षारक में हमने NaOH लिया। क्या लिया, NaOH। इस पात्र में मैंने क्षारक लिया NaOH और इस पात्र में हमने HCl लिया। दोनों को जब मैंने लिया बाबू, तो लेने के बाद क्या हुआ, ऐड किया, डाला। जब डालूंगा तो क्या होगा, देखो जब भी हम डालेंगे ना, जब भी हम इसमें डालेंगे, जैसे ही हम अम्ल इसमें डालेंगे या क्षारक इसमें डालेंगे, तो जो अम्ल होगा, यहां पे ऐसे कर देता हूं, जैसे ही हम HCl को हम डालेंगे जल में, हम क्या करेंगे, जल में डालेंगे, H2O में डालेंगे, तो H2O में डालने के बाद ये टूट जाएगा, H2 प्लस Cl2 में टूट जाएगा, H2 प्लस Cl2 में। लेकिन ये H2 नहीं टूटेगा, ये हो जाएगा, ये आयनों में टूट जाएगा। ये क्या टूट जाएगा, H
प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा, Cl माइनस 1 प्लस 1 में ये टूट गया है। और बढ़िया से लिखते हैं इसे, H प्लस 1 प्लस Cl माइनस 1, ये हो गया। देखो कहने का ये अर्थ है कि जैसे ही हम इस जल में हमने HCl को डाला, ये टूटा H प्लस 1 प्लस Cl माइनस 1 में टूटा। तो यहां से जो H प्लस जो है ये क्या करेगा, इसको थोड़ा रंग बदल के लिखते हैं, समझ में आएगा आप लोगों को। जैसे ही हम इस पात्र में हम H प्लस जैसे ही टूटेगा, ये H प्लस H2O से अभिक्रिया कर लेगा, H2O से अभिक्रिया कर बना लेगा H3O प्लस, टूट जाएगा H3O प्लस में। ये H3O प्लस क्या है, ये H3O प्लस हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोनियम आयन है। इसको हम क्या बोलते हैं, H3O प्लस को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। अब इस पे थोड़ा आते हैं, यानी कि जल में डालने के बाद किस चीज का निर्माण इसमें होता है, इसमें हम थोड़ा बढ़िया से अगर लिखे, जैसे ही इसमें हम डालेंगे तो HCl जो होगा ये टूट जाएगा H प्लस, प्लस Cl माइनस में टूटेगा। ये जो H प्लस है, ये H प्लस इसमें इस जल में मौजूद H2O से H प्लस जो है बाबू, H प्लस जो है, H प्लस जो है ना बाबू, H प्लस जो है, ये H प्लस ये H2O से अभिक्रिया कर लेगा, अब बना लेगा H3O प्लस। क्या बना लेगा, H3O प्लस। यही चीज कॉमन होती है जल में, यही चीज बनती है। जब भी हम अम्ल को जल में डालते हैं तो हाइड्रोनियम आयन का निर्माण होता है। अगर इस पात्र में लेकर चले, इस पात्र में NaOH को हम लिए, क्षारक क्या लिए, NaOH। जैसे ही इस जल में NaOH पड़ेगा इसमें, जैसे ही इस पात्र में NaOH पड़ेगा, ये अपने आयनों में टूट जाएगा, यानी कि Na+1 में टूट जाएगा, प्लस OH-1 में टूट जाएगा। ठीक है, इसमें टूट जाएगा, किसमें टूटा, Na प्लस में, प्लस OH- में टूट जाएगा बाबू। टूट जाएगा किसमें, दो पार्ट में टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा। यहां से जो हमारा सोडियम आयन है इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और हम हाइड्रोक्सिल आयन को लेंगे। इसको लेंगे, किसको लेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन को। हम हाइड्रोक्सिल आयन जो होगा इसमें, क्योंकि क्षारक से हाइड्रोक्सिल आयन ही निकलता है, यह हाइड्रोक्सिल आयन इस जल के कण से यानी H2O से अभिक्रिया कर ये भी बना लेगा H3O प्लस, H3O प्लस। H3O प्लस क्या करेगा बाबू, ये ही है हमारा क्या, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन का इसमें निर्माण होगा, यानी कि इस पात्र में OH- जो है H2O से अभिक्रिया कर लेगा, अब बना लेगा H3O प्लस। यही तुम्हारा क्या है बाबू, यही तुम्हारा जो है धनात्मक आवेश हाइड्रोनियम आयन है, यौगिक आयन है। यही तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा यौगिक आयन है। यानी कि यू कैन से दैट कि इन बोथ सिचुएशन ओनली वन काइंड ऑफ आयंस विल बी फॉर्म्ड कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। यानी कहने का यह अर्थ है कि दोनों शर्तों पे, हमने जल में अम्ल को डाला, जल में हमने क्षारक को डाला, तो इन दोनों शर्तों पे एक ही आयन का निर्माण हुआ, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। जिसका नाम क्या है, हाइड्रोनियम आयन। यानी कि जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक क्या होता है, तो अम्ल या क्षारक तनु होने के कारण यह बना लेता है एक यौगिक में भी वो भी यौगिक आयन बनाता है, जिसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। यानी कि कह सकते हैं कि जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करता है। आगे चलते हैं, आगे हमारा टॉपिक क्या है, आगे बहुत हमारा अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है तनुकरण। ये वाला टॉपिक आपको पिछले क्लासेस में पढ़ा दिया हूं, लेकिन फिर भी यहां हम इसको डिस्क्राइब करते हैं। तनुकरण किसे कहते हैं, व्हाट इज डाइल्यूशन।
डाइल्यूशन किसे कहते हैं? डाइल्यूशन यानी कि डाइल्यूट हम कैसे करते हैं किसी भी अम्ल को, हम अम्ल क्षारक ही पढ़ रहे हैं, तो अम्ल क्षारक को डाइल्यूट कैसे करते हैं, यानी तनुकरण किसे कहते हैं? तनुकरण क्या है बाबू? तनुकरण एक प्रक्रिया है जिसमें हम किसी अम्ल तथा क्षारक में जल की मात्रा अम्ल से ज्यादा रखते हैं, जल की मात्रा अम्ल से ज्यादा रखते हैं, यानी कि तनुकरण क्या है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें अम्ल या क्षारक की मात्रा को जल से कम रखते हैं, उसे तनुकरण कहते हैं, उसे तनुकरण कहते हैं। यानी कहने का ये अर्थ है बाबू कि जो भी तनुकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं? अम्ल या क्षारक की मात्रा में जल की मात्रा जल से कम रखते हैं, यानी कि जल की मात्रा से कम रखते हैं। यहां पे लिखा हूं क्या? ऐसी प्रक्रिया जिसमें अम्ल या क्षारक की मात्रा को जल से कम रखते हैं, जल से क्या रखते हैं, यानी कि जल की मात्रा ज्यादा रखते हैं इन दोनों में, तो उस समय जो प्रक्रिया होगी उसी प्रक्रिया को हम तनुकरण कहते हैं। अब आता है कि आखिर तनुकरण करने के लिए हम अम्ल को जल में डालते हैं या जल को अम्ल में, तो ये पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं कि कभी भी हम अम्ल को जल में डालते हैं, ना कि जल को अम्ल में। क्यों नहीं डालते हैं? इसका भी कारण है। इसका भी क्या है बाबू? इसका भी कारण तुम्हारा है कि अगर यदि यहां पे ऐसे लिखता हूं, यदि दो पात्र लिया मैंने, इन दोनों पात्रों में मैंने जल को लिया, क्या लिया बाबू? जल को लिया। इसमें हमने जल लिया, इसमें हमने जल लिया, इसमें भी हमने जल लिया, इसमें भी हमने जल लिया बाबू। इन दोनों पात्रों में हमने जल लिया, इस पात्र में भी जल और इस पात्र में भी जल। इस जल को लेने के बाद हमने इसमें ऐड किया अम्ल को और इसमें किया क्षारक को। अब क्यों करते हैं? दो फिगर बनाता हूं आपको, दो फिगर बनाऊंगा तो और अच्छे से समझ में क्लियर आएगा। हमने इन दोनों में जल लिया और इसमें हमने अम्ल ले लिया। क्या ले लिया? इसमें अम्ल लिया। और इस वाले पात्र में हमने क्या किया? दूसरे वाले पात्र में इसमें क्षारक ले लिया, दो कंडीशन बनाया। एक तरफ हमने दो पात्र में जल लिया, एक तरफ दो पात्र में अम्ल तथा क्षारक लिया। दोनों जल में लेने के बाद इस पे पहले आते हैं। यदि हम इसमें जल ऐड करते हैं, देखो अम्ल में ऐसी रासायनिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के कारण काफी ज्यादा मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होगा। हो सकता है कि ऊष्मा के निर्माण से इसमें मौजूद अम्ल या क्षारक उड़ के आपके शरीर पे पड़ जाए। यह भी हो सकता है कि उड़ के आपके शरीर पे पड़ जाए, जिसके कारण आपको हानि पहुंच सकती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि जल में थोड़ा थोड़ा हम करके क्षारक को डालते हैं, थोड़ा करके हम क्षारक को डालते हैं और थोड़ा थोड़ा करके अम्ल को डालते हैं। यानी कि अम्ल या क्षारक को हम जल में थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, थोड़ा थोड़ा ऐड करते हैं, ताकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें ऊष्मा का निर्माण होता है, उस प्रकार के रिएक्शन को और अभिक्रिया को हम एक्सोथर्मिक कहते हैं। और उस अभिक्रिया के दौरान इसमें बहुत कम मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होगा, ऐसे आपको हानि नहीं पहुंचेगी। यानी कि तनुकरण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम किसी भी अम्ल या क्षारक को तनुकरण कैसे बनाते हैं। हम अम्ल को जल में डालते हैं या जल में अम्ल को डालते हैं, या अम्ल में को जल में डालते हैं, तो एक टॉपिक आता है कि हम लोग जल में अम्ल को डालते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक क्या है? आगे हमारा टॉपिक ही बहुत बढ़िया टॉपिक है, जिसका नाम क्या है? क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। इस क्षार तथा अम्ल की प्रबलता को पढ़ेंगे, लेकिन इसको पीएच के बाद पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, आज इस लेक्चर में इतना ही, आज के लिए इतना ही।
आप लोग घर पे पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।